नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत जी एजुकेशन में। जी हाँ मित्रों, आज एक और भारतीय राजनीति विज्ञान का टॉपिक भारतीय संसद से संबंधित एक 2020 खेलेंगे। आज 20 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको बिल्कुल मन लगाकर आप देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च विधायिका है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री? तो भारत की सर्वोच्च विधायिका संसद है। पहले प्रश्न का उत्तर होगा संसद। प्रश्न संख्या 2, संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। इसमें से किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 79। 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 3, संसद का गठन होता है, यानी किस किस को मिलाकर संसद का गठन होता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा से, दूसरा लोकसभा राज्यसभा व प्रधानमंत्री से, तीसरा लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों से। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का गठन होता है। मित्रों, ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 545, 543, 552 और 550। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में? तो इसका सही उत्तर होगा 552। 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। और पांचवा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं? यानी इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 79। इसमें से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 81, 81, आर्टिकल 81 में उल्लेख है 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। छठा प्रश्न है, शक्तिशाली सदन किस सदन को कहा जाता है? शक्तिशाली सदन संसद के किस सदन को कहा जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को या संसद को? और लास्ट ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा दोनों को। यानी शक्तिशाली सदन किस सदन को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा को शक्तिशाली सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? पूछा है राज्यसभा का, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? 10 सदस्य, 2 सदस्य, 14 सदस्य या 12 सदस्य? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो बताइए मित्रों, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए, उत्तर बताइए। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? पहले की थी बात लोकसभा की और अब बात करते हैं राज्यसभा की। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552, 545, 250 या 245। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, यानी किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? परमानेंट सदन, लोकसभा या संसद, राज्यसभा या कोई नहीं? तो स्थायी सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है, क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता राज्यसभा का, इसलिए इसको स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य कोई निर्वाचित होता है या बनता है कोई, तो उसकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु पूछी है, कम से कम आयु 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब पूछिए राज्यसभा की, लोकसभा की आप ध्यान रखिएगा, अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य कम से कम 30 वर्ष की आयु वाला ही व्यक्ति सदस्य बन सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 12 है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 13। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल। पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। तो कितना होता है? कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता और राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या उक्त में से कोई नहीं? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस बात को मित्रों ध्यान रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और 15वें प्रश्न की बात करें। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या उपसभापति को या राज्यसभा सचिव को? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
और मित्रों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग है जो कहाँ पर सबसे पहले शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन है लोकसभा में, दूसरा है संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। मित्रों काफ़ी गहरा प्रश्न है, इस प्रश्न का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग सबसे पहले प्रारंभ कहाँ किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन में। यानी आप किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। 17वां प्रश्न है, क्योंकि हम 2020 खेल रहे हैं ना, तो 17वें प्रश्न पर आ गए हैं। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? धन विधेयक की बात की है, तो इसकी अनुमति कौन देता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो धन विधेयक की अनुमति राष्ट्रपति देता है, ना कि ये सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर कितनी देरी कर सकती है? यानी कितने समय तक राज्यसभा जो इस पर देरी कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती है? तो इस ऑप्शन है 4 माह, 6 माह, 14 दिन या 6 दिन। तो राज्यसभा धन विधेयक पर अधिकतम देरी 14 दिन की कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर देरी करती है तो इसको स्वीकृत मान लिया जाता है। और 19वें प्रश्न की बात करते हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां किन अनुच्छेदों में दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 249 व 312 में, अनुच्छेद 80 व 85 में, अनुच्छेद 368 व 333 में, और अनुच्छेद 79 व 80 में। तो राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां अनुच्छेद 249 व 312 में दी गई है। ये प्रश्न अपना में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लास्टवां 2020 का प्रश्न देखते हैं, 20वां। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपने पूरे प्रश्न देखे हैं तो जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। कई मित्रों के दिमाग में आ रहा होगा कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, नहीं। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। और मित्रों एक धन्यवाद देंगे आप लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से आप हमसे जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से आप जुड़ते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, आगे शेयर भी कीजिए अच्छे लगे तो, और लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।